गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 गति के नियम। इसके अंतर्गत इस 5 टॉपिक का हम लोग को अध्ययन करना है। पहला भूमिका देखना है, अरस्तु की भ्रामकता देखना है, जड़त्व क्या है, जड़त्व के प्रकार और न्यूटन के गति विषयक तीनों नियम। पहला पॉइंट है भूमिका। भूमिका में क्या देखेंगे कि गति से संबंधित है, तो गति क्या होती है, गति के लिए क्या क्या आवश्यक है, गति कब ज़्यादा होती है, गति कब कम होती है। देखिए कोई वस्तु गति की अवस्था में कब कही जाएगी, जब उस वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। यदि अवस्था में परिवर्तन ना हो, स्थिति में परिवर्तन ना हो, तो वस्तु क्या कहलाएगी, विराम की अवस्था में कहलाएगी। अब स्थिति में परिवर्तन कब होता है, जब उस पर बल लगाया जाता है। जैसे उदाहरण ले लीजिए, कोई बॉल रखी हुई है फुटबॉल की, वो तब तक वहाँ रखी रहेगी जब तक उसको बल लगा के ठोकर पैर से ना मारा जाए, तभी वो आगे जाएगी। ठीक है। कोई भी वस्तु रखा हुआ है, गाड़ी कोई खड़ी है, उसको तब तक वो विराम में खड़ी रहेगी जब तक उसको धक्का ना दिया जाए। साइकिल है, साइकिल खड़ी रहेगी जब तक उसको पैडल पे फोर्स मार के पैडल को ना चलाया जाए। तो गति के लिए आवश्यक चीज़ क्या है, बल। बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु के गति के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है। गति कब तेज होती है, कब मंदित होती है। मान लीजिए कोई आनत तल है, इंक्लाइंड प्लेन, इस तरह से ढालू सतह है, यहाँ से किसी वस्तु को छोड़ा जाए तो क्या होगा, काफ़ी तेजी से आएगा। ये ढलान से छोड़ेंगे तो क्या होगा, काफ़ी तेजी से आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इस केस में जब आनत तल पर कोई वस्तु नीचे छोड़ी जाती है तो उसकी गति क्या होती है, त्वरित होती है, उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, काफ़ी तेज़ी से आएगी। क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ आना है और जी गुरुत्वीय त्वरण कहाँ काम कर रहा है, नीचे, नीचे काम कर रहा है, तो इस तेज़ी से नीचे चली आएगी। यदि यही आनत तल है, यही है, किसी वस्तु को यहाँ से ढकेला जाए ऊपर की ओर, ठीक है, ढलान सतह तो है लेकिन वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा, तो क्या होगा, उसकी गति मंदित होगी। मंदित होते होते रुकते रुकते एक स्थान पर क्या हो जाएगी, ये रुकेगी, फिर से गुरुत्वीय त्वरण का नीचे आना शुरू होगी। ऊपर जाने पर मंदित क्यों होती है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण नीचे काम कर रहा है और वस्तु कहाँ जा रही है, गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध, गुरुत्व बल के विरुद्ध जा रही है। इसलिए क्या होगी, उसकी गति धीरे धीरे क्या होगी, मंदित होगी। क्या निष्कर्ष निकला, आनत तल पर ऊपर से नीचे गति करने पर वस्तु की गति त्वरित होती है और नीचे से ऊपर जाने पर मंदित होती है। क्लियर हो गया। अरस्तु की भ्रामकता, अरस्तु को एक चीज़ का कन्फ्यूजन था, भ्रामकता उसके अंदर भरी हुई थी। क्या था कि जब तीर को छोड़ा जाता है, तीर को धनुष से छोड़ा जाता है, तो तीर आगे इसलिए जाता है क्योंकि उसके पीछे की हवा उसको धक्का देती रहती है। लेकिन ऐसा है वास्तव में नहीं, ऐसा नहीं है। बाद में अनुसंधान हुए, खोज हुई, उस पर ज्ञात हुआ कि किसी भी वस्तु को गति देने के लिए बल की आवश्यकता होती है। जितना तेज़ बल लगा के उसको हम खींचेंगे उतनी ऊर्जा उसके अंदर स्टोर होगी और बस उतनी ही तेज़ी से जाएगी। ठीक है। तो अरस्तु का यहाँ पर कन्फ्यूज़न खत्म हुआ। क्या क्या लिखेंगे कि किसी भी वस्तु को गति में लाने के लिए एक बाह्य कारक की आवश्यकता होती है, जो क्या है, बल है। बल के द्वारा कोई वस्तु गति में लाई जा सकती है, या गति में है तो उसको विराम में लाई जा सकती है। अवस्था परिवर्तन के लिए बल की आवश्यकता होती है। आइए जड़त्व पे। जड़त्व, इनर्शिया। जड़त्व क्या होता है, ये पदार्थ का गुण होता है, पदार्थ का वह गुण जो उसकी अवस्था या स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व का गुण कहलाता है। ठीक है। अर्थ क्या हुआ, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। मान लीजिए कोई भारी पिंड है तो आप उस पर क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, लेकिन उसको आप खिसका पाएंगे, नहीं खिसका पाएंगे जब तक उसके भार से ज़्यादा बल आप न लगा दें। क्योंकि प्रतिक्रिया बल भी लगा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो प्रतिक्रिया बल भी आपके ऊपर लगा रहा है। तो जड़त्व 3 प्रकार का होता है। विराम का जड़त्व, नंबर 1 है विराम का जड़त्व। जड़त्व की परिभाषा क्या लिखेंगे, पदार्थ का वह गुण जो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है या उसकी अवस्था परिवर्तन में असमर्थता जताता है। ठीक है। विराम का जड़त्व, अब विराम का जड़त्व नाम से क्लियर हो रहा है कि जड़त्व का गुण कब है, जब वस्तु क्या है, विराम अवस्था में है।
क्या लिखेंगे, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास ना किया जाए। क्या कहलाएगा, वो विराम का जड़त्व कहलाएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे किसी गाड़ी में हम बैठे हैं, सीधे होकर के बैठे हुए हैं, ठीक है, और तो उस समय क्या, गाड़ी भी विराम अवस्था में है और हमारा शरीर भी विराम अवस्था में है। अचानक से यदि गाड़ी चल दे तो गाड़ी किस में आ जाएगी, गति में, जबकि हमारा शरीर किस में रहेगा, विराम में। तो हम क्या होते हैं, पीछे की तरफ झुक जाते हैं, पीछे की तरफ क्या होते हैं, हम झुक जाते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कंबल है, कंबल में धूल के कण भर जाते हैं, गंदा हो जाता है, तो कंबल को क्या करते हैं, झाड़ते हैं, डंडे से क्या होता है, पीटते हैं, या दो तरफ से पकड़ के उसको हिलाया जाता है, ठीक है। हिलाने पर क्या होता है, कण तो विराम में ही रहते हैं, धूल के कण उसमें जो हैं वो विराम में रहते हैं, जबकि कंबल किस में आ जाता है, गति में। तो अब गति में कंबल अगर गति कौन कर रहा है, कंबल, धूल के कण किस में है, विराम में, तो धूल के कण झड़ के क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। किसी पेड़ पे फल लगे हुए हैं, आप क्या करते हैं, पेड़ को हिलाते हैं, तो हिलाने पर पेड़ की टहनियाँ, पेड़ किस में आता है, गति में, मोशन में, जबकि फल क्या होता है, विराम में, तो अपनी अवस्था बनाए रखने का प्रयत्न करता है, इसलिए वो डाली से टूट के अलग हो जाता है और नीचे गिर जाता है। क्लियर हुआ। दूसरा है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व का गुण कब, जब वस्तु किसमें है, गति की अवस्था में है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, यदि मान लीजिए कि गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी काफ़ी तेज़ी से चल रही है, गाड़ी क्या है, काफ़ी तेज़ी से चल रही है, तो गाड़ी जितनी स्पीड से चल रही है, हमारा बॉडी भी उसी स्पीड से चल रहा है, दोनों गति की अवस्था में है। यदि ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगा दे तो गाड़ी किस में आ जाएगी, विराम में, जबकि हमारा शरीर किस में होगा, गति में ही होगा, तो हम कहाँ जाएंगे, आगे जा कर के गिरेंगे। कहाँ जाके गिरेंगे, हम आगे जा कर के गिरेंगे, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तीसरा जड़त्व है दिशा का जड़त्व। परिभाषा इसकी क्या लिखेंगे, कोई वस्तु अगर गति की अवस्था में तो तब तक रहेगी जब तक उस पर बल लगाकर उसकी अवस्था परिवर्तन का प्रयास ना किया जाए। दिशा का जड़त्व, कोई वस्तु जिस दिशा में गति कर रही है उसी दिशा में रहेगी, वही होगा जब तक उस पर बाह्य बल लगाकर उसकी दिशा में परिवर्तन ना किया जाए। जैसे यदि कोई गाड़ी है, काफ़ी तेज़ी से सीधी सड़क पर जा रही है, यदि गाड़ी अचानक से बाईं तरफ मुड़ जाए तो जो उसमें सवार होते हैं उनका सर किस तरफ मुड़ जाता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, दाहिनी तरफ, ठीक है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल सब लोग करके देख भी सकते हैं कि विराम के जड़त्व में क्या होगा, गाड़ी चल रही, रुकी हुई थी, चलने लगी तो हम पीछे की तरफ झटका खाएंगे। गति के जड़त्व में गाड़ी चल रही थी, रुक गई तो आगे की तरफ जाएंगे। दिशा के जड़त्व में यदि सीधी जा रही थी, बाईं मुड़ गई तो हम किधर मुड़ेंगे, दाहिनी तरफ, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जड़त्व हो गया। आइए न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन ने गति संबंधी 3 नियम दिए हैं। पहला है प्रथम नियम, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या एक समान गति की अवस्था में है तो अपनी उसी अवस्था में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। कोई वस्तु विराम में है, रुकी हुई है या एक समान गति की अवस्था में चल रही है तो तब तक उसी स्थिति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये न्यूटन का प्रथम नियम है। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, सब लोग नोट करते रहेंगे। दूसरा है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या है कि किसी भी गतिशील वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। किसी भी वस्तु गतिशील है, उसके संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, या प्रोपोर्शनल dp बाई dt। dp बाई dt, p क्या है, संवेग है, t क्या है, दर है, और d लिखा गया डिफरेंस है। संवेग परिवर्तन की दर
जो है वो लगाए गए बल के समानुपाती होती है। ठीक है, P संवेग का चिन्ह है, या प्रोपोर्शनल D, P बराबर क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, dmb बाई dt लिख सकते हैं इसको, या प्रोपोर्शनल dmb बाई dt लिखा जा सकता है। m कांस्टेंट है, इनको बाहर ले सकते हैं, db बाई dt। अब देखिए db बाई dt क्या होता है, वेग परिवर्तन की समय दर है। वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं हम, त्वरण। क्या कहते हैं, त्वरण। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ए प्रोपोर्शनल m इंटू ए, m इंटू ए। ये समीकरण नंबर 2 है। अब देखिए समीकरण नंबर 2 से क्या क्लियर हो रहा है, यदि यम द्रव्यमान, दो पिंड हैं, एक का द्रव्यमान कम है, एक का द्रव्यमान ज़्यादा है, दोनों समान गति से या समान त्वरण से गति कर रहे हैं, समान त्वरण से गति कर रहे हैं, तो किसके लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी, जिसका द्रव्यमान क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर ये द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो बल का मान क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, और द्रव्यमान कम होगा तो बल का मान क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई दो गाड़ी है, एक छोटी गाड़ी है कम वेट है और दूसरा बड़ी गाड़ी है ज़्यादा वेट है। दोनों को धक्का देना है तो जो हल्का वाला होगा, छोटा वाला होगा, उसको कम लोग, 2 ही 3 लोग धक्का देके क्या कर सकते हैं, उसको गति की अवस्था में ला सकते हैं। लेकिन यदि उसी का भार क्या होगा, उसका वेट के ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है। छोटा पत्थर है, एक व्यक्ति आसानी से उसको उठा सकता है बल लगा के, यदि भारी पत्थर है तो अकेले नहीं उठा पाएगा। अर्थात यदि पिंड भारी है तो उस पर अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है। अब प्रोपोर्शनल हटाते हैं, KMA आता है, जहाँ K नियतांक है, K क्या है, नियतांक है, जिसका मान 1 होता है, इसलिए F बराबर MA। ठीक है, F बराबर MA, ये निकल के आएगा। ये बल का फार्मूला है, यदि पिंड भारी होगा ज़्यादा बल लगेगा, पिंड कम होगा तो कम बल लगेगा। यही न्यूटन के गति का दूसरा नियम है। तीसरा नियम देखा जाए, थर्ड लॉ। तीसरा नियम, तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में समान प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, अर्थ क्या हुआ, जितना बल किसी वस्तु पर हम लगाते हैं वो भी उतना ही बल हमारे ऊपर लगाता है। यदि इसी बोर्ड पे हल्के से मुक्का मारा जाए, कम बल से मुक्का मारा जाए तो क्या होता है, हमको कम चोट आती है, क्योंकि जितना बल से हम इसको मारेंगे, जितना क्रिया जैसा कार्य इस पर करेंगे, उतना ही कार्य क्या कर रहा है, बोर्ड हमारे ऊपर कर रहा है। यदि तेज़ से मुक्का मारेंगे तो ज़्यादा तेज़ कार्य कर रहे हैं, ज़्यादा बल लगा रहे हैं, उतना ही बल क्या करेगा, दीवार भी लगाएगा, लगाएगा मेरे ऊपर ना, बोर्ड लगाएगा तो हमको ज़्यादा चोट आएगी। क्लियर हो रहा है। जैसे यदि मान लीजिए बंदूक से गोली चलाते हैं, बंदूक को ट्रिगर यहाँ हम फिट करते हैं कुंदे को, तो जितने तेज़ी से जितना तेज़ी से गोली निकलती है बंदूक से, उतनी ही तेज़ी से झटका लगता है किसको, हमारे कंधे को। लेकिन गोली के द्रव्यमान की अपेक्षा जो है हमारा कंधा जो है भारी होता है, इसलिए हमको कम चोट आती है। ठीक, यदि कुएं में रस्सी डाल के बाल्टी से पानी निकाला जा रहा है, ठीक है, तो जितने बल लगा के हम क्या कर रहे हैं, रस्सी को कुएं से रस्सी खींच रहे हैं बाल्टी को ऊपर लाने के लिए, उतना ही तेज़ क्या कर रहा है, बाल्टी भी अपनी तरफ खींच रहा है। यदि रस्सी बीच में टूट जाए तो क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, पीछे, क्योंकि हम पीछे बल लगा के उसको खींच रहे थे पीछे की तरफ, तो हम पीछे गिरेंगे और बाल्टी कहाँ जाएगी, कुएं के अंदर। ये है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो पूछेगा। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम लोग संवेग, आवेग, संवेग संरक्षण का सिद्धांत इस बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।